में कल हमने अच्छी स्थिति में पढ़ा था। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम लोगों को पढ़ना है। जो लोग ये इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो लोग वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और इसके जो पिछले वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग अवश्य देखें। जब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। वहाँ पे हमने सभी चीज़ें बताई हैं, अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है और इन सब पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। वहाँ पे हमने पिछली वीडियो में इन चीज़ों का डिस्कस किया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बहुत सुंदर प्यारा सा एक चित्र बनाते हैं। तो ये किसके कारण है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम बढ़िया सुंदर सा वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। ए बी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके इधर वाले बिंदु पर हम प्लस क्यू आवेश ले सकते हैं या माइनस क्यू आवेश भी ले सकते हैं अपनी सुविधानुसार। तो इधर हम लोग माइनस क्यू आवेश रख लेते हैं, इधर हम लोग प्लस क्यू आवेश रख लेते हैं और इसका जो मिड पॉइंट सेंटर होता है इसको हम लोग यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं। और हम लोग जानते हैं ए से और ओ तक की जो दूरी होगी वो एल होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एल होती है और वैद्युत द्विध्रुव की जो पूरी दूरी होती है वो 2L होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव हमने पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट समझाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। तो इसके इधर अगर हम लोग किसी बिंदु को लेते हैं तो अक्ष पे माना जाता है। अगर इसके इधर यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु लेते हैं तो वो बिंदु निरक्ष पर माना जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से निरक्ष पर कोई एक बिंदु P है जो कितनी दूरी पर है, जो कि इससे R दूरी पर है। इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को नाम हम लोग P दे देते हैं और इस P को हम लोग A से अर्थात माइनस Q से और इस P को इधर बिंदु B से अर्थात प्लस Q से मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये R दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये L दूरी हो गई और चूंकि ये हमारे यहाँ से लंबवत होता है तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि 90 अंश का कोण भी बनता है, ठीक है, क्योंकि जो लंबवत होता है वो समकोण बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर की होगी और ये हमारा जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये अंदर की ओर होगी, इधर की ओर। हम लोग जानते हैं क्योंकि हमने बताया था पिछले में जो प्लस आवेश होता है अपने समीप आवेश को दूर भेजता है और जो माइनस का आवेश होता है वो अंदर की ओर होता है। तो इसलिए इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं और इस वाली तीव्रता को हम लोग E2 नाम दे देते हैं और इस वाले कोण को हम लोग पूरा का पूरा थीटा मान लेते हैं। अब कोण को इसको थीटा मानेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो इसको हम लोग 2 थीटा मान लें और इसको 2 थीटा मानने के बजाय इसका जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी होगा वो बिंदु E होगा वो इधर की ओर होगा और इसको हम लोग 2 भागों में इसको भी थीटा मान लें और ये थीटा जो पूरा कोण होगा वो हमारा 2 थीटा होगा, ठीक है। समझ लेते हैं, ध्यान से एक बार फिर से देख लेंगे। बाकी जो भी आपको दिक्कत है वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस चित्र को बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये R दूरी और L दूरी दी हुई है। तो ये वाली दूरी यहाँ P से लेकर के Q तक की ये दूरी आपकी कितनी होने वाली है और P से लेकर के माइनस Q तक की जो दूरी है वो कितनी होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए पहले इसका हम लोग माना लिख लेते हैं, क्या क्या हमने इसमें माना है और ये सब माना वगैरह लिखने के बाद में इसको हम लोग इसकी दूरियों को निकाल के हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो भी माना होता है वो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आप सब लोग समझदार हैं, इसमें से इसको लिख लेंगे। हम बोल रहे हैं जैसे हमने चित्र बनाया है, क्या AB एक वैद्युत द्विध्रुव है,
जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, जिनका मध्य बिंदु O है, ए से O तक की दूरी l तथा O से B तक की दूरी l है। मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना हम लोग माना वगैरह लिख लेते हैं। तथा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, इतना माना वगैरह लिखने के बाद में अब हम लोग यहाँ से हल करना शुरू करते हैं कि ये जो दूरियां हैं हमारी AP दूरी और ये जो तुम्हारी PB दूरी होगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि यहाँ से ये दूरी L है और यहाँ से ये दूरी L है, और ये जो बिंदु है वो R दूरी पर, अर्थात दोनों के लिए बराबर होगा। कोण भी बराबर है और दोनों तरफ की भुजाएं भी बराबर है, इसका मतलब सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास दूरी जो आपके पास दी हुई है AP, वो बराबर हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी? PB के। ये AP और PB ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। और बराबर हो गई तो हम लोग यहाँ से किसी से भी आसानी से मान निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज देख लेते हैं। इस त्रिभुज में ये समकोण है, अर्थात ये 90 अंश का है और ये L है और ये तुम्हारा R है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भैया? PB बराबर, अब PB हमको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो दूरियां हैं वो R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग हल कर लेते हैं। आप लोग अच्छा 12 में है, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो ये दूरियां हो गई आपकी, ये अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, दोनों तरफ की दूरियां ये क्या हैं? समान है। अब हम लोग देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होने वाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R स्क्वायर होता है, और R की जगह पे जो हमारी दूरी है R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझेंगे एक बार फिर से। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई R स्क्वायर कहाँ से लाया? कल हमने एक फार्मूला सिद्ध किया था बिंदु आवेश के लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में हमने ये वाला मान रख दिया है और ये हमारे पास ये वाला सूत्र जो E1 है प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश हमारे पास दिया है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E2 बराबर, इसका भी मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे और इस वाले को हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, क्योंकि E1 व E2 दोनों के मान हमारे पास समान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो परिणामी तीव्रता E1 और E2 का परिणामी क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं भाई, अगर इस वाली रेखा को हम लोग इधर की ओर बढ़ा दें, सपोज करो इसको इधर की ओर बढ़ा दें, तो ये एक घटक बन जाएगा, एक ये दोनों लंबवत घटक होंगे, और लंबवत घटक इससे अगर देखे जाएं तो साइन थीटा का कोण बनाएंगे। ठीक है, काहे का कोण बनाएंगे? साइन थीटा का। और साइन थीटा में अगर ये दोनों मान बराबर होंगे और दिशाएं विपरीत होंगी तो एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस के कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। इसलिए हम साइन थीटा का कोई भी लंबवत घटक नहीं लेंगे और यहाँ पे जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी वो कॉस थीटा के लिए होगी, क्योंकि ये हमारे कैसे घटक हैं? समांतर घटक हैं। तो लिख देंगे अतः परिणामी तीव्रता को E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये वाला फार्मूला हम लोग परिणामी तीव्रता का रखेंगे वहाँ से।
अब ये इस वाले फार्मूले में जो मान हमारे दिए हुए हैं वो रख देंगे। E बराबर E1 की जगह पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा प्लस आगे हम लोग आते हैं देखते हैं E2 की जगह पे जो हमारा मान है वो भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। इतना दिया हुआ है, जितना ये लिखा हुआ है उतना ही ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों टर्म बराबर हैं, तो ये और ये जुड़ के 2 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग लिख लेंगे 2 क्यू कॉस थीटा और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ये देखो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं और लिख देंगे R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर। इतना मान हमारे पास बन जाता है। अब हम लोग इसको सही करके लिख लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा क्यू अपान कॉस थीटा और बटे R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। ये मान हमने जोड़ दिया, एक ये जुड़ के 2 हो गए और दोनों का मान समान ही रहता है, जोड़ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बाकी का इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे लिए E बराबर क्या होने वाला है देखिएगा यहाँ से E का मान, तो E बराबर अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कॉस थीटा और R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं जो R स्क्वायर का मान है L स्क्वायर से बड़ा है, मतलब L स्क्वायर बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे L स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन टू R स्क्वायर। अतः L स्क्वायर को क्या करने पर भैया, नगण्य मानने पर इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, अर्थात ना के बराबर मान लिया। अगर इसको हम ना के बराबर मान लेते हैं तो अब हम लोग देखते हैं ध्यान से कि हमारे पास क्या मान होने वाला है। तो ये हो जाएगा 1 जो E का मान है वो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा क्यू कॉस थीटा है, आगे लिख लेंगे क्यू कॉस थीटा बटा केवल बचेगा आपके पास R स्क्वायर। अब हम लोगों को किसका मान रखना है, कॉस थीटा का मान रखना है। तो देखिए भैया कॉस थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। देख लेते हैं भैया, तो इस वाले में देखो ये किसी भी एक कोण को देखो, ये वाला कोण, ये वाला इसके देखो समांतर घटक है, हमने बताया था ये एक दूसरे के समांतर घटक हैं, तभी हमने कॉस थीटा लिया था। अब ये वाला इसके समांतर है और अगर दो समांतर रेखाएं उनके बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है और नियम होता है अंतःएकांतर कोण। तो अंतःएकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये वाला कॉस थीटा के लिए काम करेगा और कॉस थीटा के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार की जगह पे L दिया हुआ है, आधार की जगह पे भैया क्या दिया हुआ है L दिया हुआ है, और कॉस थीटा की जगह पे जो हमारा कर्ण है कर्ण की जगह पे दिया हुआ है अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर। अब ये वाला मान हमको वहाँ पे रख देना है, ठीक है। चूँकि हम लोगों ने L स्क्वायर को क्या मान लिया है, नगण्य मान लिया है, तो इसलिए हमारे पास जो ये मान होगा तो ये हो जाएगा L अपान अंडर रूट R स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर। अंडर रूट R स्क्वायर का मतलब होता है केवल हमारे पास बचेगा क्या R, तो ये हो जाएगा L बटा R। ये हमारे पास कॉस थीटा का मान यहाँ से क्या बचा L बटा R, तो ये वाला मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और इंटू कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास 2 भी यहाँ से था, ठीक है, तो 2 को भैया छोड़ना नहीं है, 2 और कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे L और बटे R स्क्वायर पहले से है और इंटू R। तो ये हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2QL किसके बराबर होता है, P के, और R की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास R3। ये कितना हो जाएगा भैया, R3 हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो तुम्हारा P होता है वो 2QL के बराबर होता है। ये वाला हम लोग पिछली वीडियो में जा कर के देख लेंगे, ठीक है। तो अतः ये जो फार्मूला निकल के आता है ये काहे का होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। तो यही निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, फार्मूला होता है। यही निरक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है, तीव्रता का सूत्र है। जो चीज़ समझ में ना आई हो वीडियो को बैक करके आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है। हम साइड में हट रहे हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।